नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुए सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं जहां पे पर्सनल फाइनेंस में अगर आपका पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो में कुछ नए एडिशन की ज़रूरत है या फिर पोर्टफोलियो से रिटर्न मैक्सिमाइजेशन की ज़रूरत है, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है जहां पर आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग्स यूज़ करके हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। साथ ही साथ आप हमें अपने सवालों को मेल कर सकते हैं जिसमें आपको yourmoney@nw18.com ये हमारा मेल आईडी है और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जानकारों से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास पुरी सर मौजूद हैं, सर्किल कैपिटल के पार्टनर। विकास सर से हम बातचीत करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर कि पोर्टफोलियो तो आपने बना लिया लेकिन उस पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, कितना ज़रूरी है, क्या रीबैलेंसिंग होगी या नहीं होगी, इन सब पर हम बातचीत करेंगे विकास सर से। तो विकास सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो तो आमतौर पे निवेशक बना लेते हैं, कभी कभी इधर उधर से म्यूचुअल फंड देखकर, किसी जानकारों से पूछकर, किसी एडवाइसर से राय लेकर या कुछ ऐप्स के जरिए भी वो देख के अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। लेकिन विद टाइम जब रिटर्न नहीं आता या रिटर्न मार्केट एक्सपेक्टेशन या उनकी एक्सपेक्टेशन से नीचे आता है तब उस पोर्टफोलियो में बदलाव की ज़रूरत आती है, रीबैलेंसिंग की ज़रूरत आती है, रिव्यू की ज़रूरत आती है। तो पहली चीज़, आप एक्सपर्ट हैं, सालों से लोगों के पोर्टफोलियोज़ को देख रहे हैं, तो आप पहले तो ये बताएं कितना ज़रूरी है एक रीबैलेंसिंग एक पोर्टफोलियो के अंदर, कितनी दिनों में, कितने समय पे, कितने अंतराल के अंदर इसकी ज़रूरत होगी और रीबैलेंसिंग और रिव्यू इन दोनों में कैसे अंतर करें, क्या करना चाहिए आम निवेशकों को? धन्यवाद सुमित जी, मुझे अपने शो पे लाने के लिए। जब कोई पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है तो उस पोर्टफोलियो को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक गोल प्लानिंग के हिसाब से बिल्ड किया जाता है जिसमें जो क्लाइंट्स हैं उनका टारगेट क्या है, उनका रिस्क एपिटाइट क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है। फिर वो पोर्टफोलियो जो है अलग-अलग एसेट क्लास हो गया, जैसे इक्विटीज हो गया, डेट हो गया या रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड या कमोडिटीज हो गया, उनकी एक रेशो डिसाइड की जाती है कि किस रेशो में वो एक्सपोजर लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपिटाइट एंड देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। तो अब कैसा होता है कि अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे तो उनका डेट का एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, इक्विटीज का कम रहेगा, या कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर रहेंगे उनका इक्विटीज का ज्यादा रहेगा और डेट का उनका कम रहेगा। अब अगर आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अपने गोल को पाने के लिए और उसमें अगर आपके जो मार्केट सिनेरियोज क्योंकि बहुत डायनामिक होते हैं, 2-3 महीने में सीन चेंज हो जाता है, चाहे वो कोविड के एकदम से वेव आने से हो या रशिया यूक्रेन के युद्ध से लेके हो या इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज से लेके हो, तो वो सब जो वॉलेटिलिटीज आती हैं और अनसर्टेनिटीज आती हैं उसको देखते हुए पोर्टफोलियो रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रीबैलेंसिंग जरूरी नहीं है कि हर बार करनी है। हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए बहुत ज्यादा तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग या रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। अच्छा जी विकास सर, मैं इसी में बीच में एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा। आमतौर पे जब हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं या लोगों की क्वेरीज सुनते हैं तो एक क्वेरी बहुत कॉमन है कि जब बाजार नीचे आता है तब उन्हें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने की याद आती है। उनको लगता है कि उनका रिटर्न कम हो गया है, अब बेच दें हम क्या सारे शेयर, सारे म्यूचुअल फंड, क्या यूनिट से निकल जाएं क्योंकि बाजार नीचे आ रहा है। और जब ऊपर आता है तब वो कंफर्टेबली बैठे होते हैं कि उन्हें कोई बदलाव की जरूरत नहीं लगती, इससे अच्छा कोई पोर्टफोलियो हो ही नहीं सकता। तो क्या उल्टा नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसका रिव्यू? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो इसलिए क्या होता है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। तो रिएक्टिव अप्रोच तो ये हो गई कि कुछ हो गया उसके बाद आप आए और हड़बड़ाहट में कुछ करने की कोशिश करते हैं, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर, रीबैलेंस, इधर उधर चर्निंग करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट राइट। और प्रोएक्टिव अप्रोच ये होती है कि आप एक थोड़ा सा अपना एक पहले स्ट्रक्चर बना के रखिए और उसके बेसिस पे रीस्ट्रक्चरिंग करिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी, मान लीजिए हम जरूरी नहीं है कि डाउन साइड की बात करते हैं, जैसे आपने बोला अपसाइड की। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने बोला कि मुझे 60% एक्सपोजर इक्विटीज में चाहिए और 40% एक्सपोजर मुझे डेट में चाहिए। अचानक से बाजार बहुत तेजी से बढ़ता है और उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। इक्विटीज का कंपोनेंट अभी मान लीजिए 80% हो गया और उनका डेट 20% रह गया। अब जो ओरिजिनल उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं इक्विटीज में 60% बने रहूंगा और डेट में 40 बने रहूंगा, अब वो 80-20 हो गया। तो लालच ना करें,
उस समय आप उसको जरूर रीबैलेंस करिए। आपने जो ओरिजिनल मोटिव है और ओरिजिनल गोल सेट किया हुआ उसके हिसाब से आप इक्विटीज को कट डाउन करिए। अभी कट डाउन के दो तरीके हैं। यदि आपके पास में एडिशनल फंड्स हैं तो वो आप फंड्स डेट में डालते जाइए, तो ऑटोमेटिकली रेशियो आपकी डेट की बढ़ना शुरू हो जाएगी, रीबैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी। बट यदि आपके पास उतना कैश नहीं है कि आप डेट को ऐड कर पाए, तब आप इक्विटीज को थोड़ा सा ट्रिम करके डेट की तरफ स्विच करिए। सो अपना जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे, तो आपको कभी भी ये सब जो वॉलेटिलिटीज और ये सब होती है उसका आपको कभी भी इतना ज्यादा वो नहीं होगा कि आप एंजाइटी लेना शुरू कर देंगे और फिर आप गलतियां करेंगे आके। तो इसलिए अपना 60-40 हो गया, 70-30 हो गया, या 50-50 हो गया, या अदर वे राउंड अगर सीनियर सिटीजन हैं और वो चाहते हैं कि 80% डेट और 20% इक्विटी से ज्यादा ना जाए, तो वो रेशियोज को मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर वो बहुत ज्यादा ब्रीच हो रही है तो रिस्ट्रक्चरिंग और रीबैलेंसिंग करिए। हाँ, अच्छा। बट रिव्यू जो है, रिव्यू सुमित जी मैं यही बोलूंगा कि वंस इन अ क्वार्टर रिव्यू बहुत अच्छा होता है, और एक आपका कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइजर या बैंकर जो है वो जरूर होने चाहिए, ताकि आपको एक व्यू मिल पाए, मार्केट का व्यू मिले। ताकि आप अकेले खुद से अगर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीजें जो आपको नहीं मालूम है या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए हो वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। जी। अच्छा विकास सर, एक चीज और है, आपकी बातचीत से एक और चीज रिमाइंड हुई कि से फॉर एग्जांपल किसी के पास एक पोर्टफोलियो है जो कि एंसेस्ट्रल पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, और अब वो उसको असाइन हुआ है जिसकी एज बहुत कम है, यानी 20 साल, 25 साल, 30 साल है, तो दोनों के पोर्टफोलियो में क्या रिव्यू की जरूरत है? यानी कि एक 60 साल के आदमी के बनाए हुए पोर्टफोलियो में और एक 20 साल के बनाए हुए आदमी के पोर्टफोलियो में काफी अंतर होता है, तो क्या यहां पर भी रिव्यू की जरूरत है? पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोगों की ऑब्लिगेशन होती है टैक्स बचाना, कुछ लोगों की ऑब्लिगेशन होती है रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, कुछ की ऑब्लिगेशन होती है सेफ रिटर्न, तो क्या इनको भी रिव्यू की जरूरत है? अपने समय समय पर बदलाव करता रहना चाहिए, कैसे करें इनको? जी, जो यही हमने बोला कि आपका, क्योंकि जैसे पोर्टफोलियो आपने बोला असाइन हो गया, अब कोई एक मान लीजिए ग्रैंडफादर है, उन्होंने अपने ग्रैंडसन के नाम पे या अपने बेटे के नाम पे किसी व्यक्ति ने पोर्टफोलियो बोला कि अब आप लेगेसी में आप हमसे ये ले लीजिए, तो वो जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। बिकॉज अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत कंजर्वेटिव बनाया होगा, वो 7 या 8% की एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते होंगे, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डेट पे रहेगा। अब उन्होंने वो पोर्टफोलियो, और मान लीजिए उनको उतनी पैसे की जरूरत नहीं है, अफ्लुएंट फैमिली से हैं या उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पेंशन चल रही है, तो अब वो बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इसको संभाले। तो नेक्स्ट जनरेशन तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से उसको रिस्ट्रक्चर करेगा ही करेगा, और वो जरूरी भी है, वो करना भी चाहिए। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे मेरा एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चल रहा है, 3 महीने पहले मैंने कुछ और कर दिया, अब 3 महीने में कुछ और कर दिया, मेरे ओवरऑल प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है, तो मैं हर 3 महीने या 6 महीने में उसको चेंजेस करता रहूंगा, तो पोर्टफोलियो अपना वो टारगेटेड रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। लेकिन जहां स्ट्रक्चरल चेंज होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो जहां पे हम पहले लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसे फंड्स में डेट में ज्यादा एक्सपोजर ले रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो वॉलेटिलिटी हाई होगी और डेट के पोर्टफोलियोज भी हिट लेंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने जा रहे हैं, तो दिस जी। या फिर एक आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा सुमित जी, जैसे गवर्नमेंट ने अपना डिविडेंड जो था, पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, उसके बाद वो जो 10% कट के इन्वेस्टर्स के हाथ में जो पैसा आता था वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज किया कि डिविडेंड हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट सोर्स कुछ नहीं लगाएंगे, पूरा पैसा आपको दे देंगे, आप अपने टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से टैक्स पे करिए। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। अब इसमें हमारे काफी सारे इन्वेस्टर्स जो डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस लेके बैठे थे, उनका हमने इमीडिएटली ग्रोथ ऑप्शन में चेंज कर दिया, बिकॉज उनका टैक्सेशन 30% या 40% की ब्रैकेट में आता था, तो उनके लिए बहुत जरूरी था। वो जब हमने ग्रोथ ऑप्शन में किया, और यदि उनको पैसे की जरूरत है तो 1 साल के बाद आप निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% हो जाता है। तो कहा 30% आप डिविडेंड पे टैक्स पे कर रहे थे, तो आपका वो 10% हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपका जब कोई स्ट्रक्चरल चेंज आती है तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा। और मैं फिर से ये बोलूंगा कि पोर्टफोलियो का रिव्यू वंस इन अ क्वार्टर तो जरूर करिए। ओके, बट ये जरूरी नहीं कि रिव्यू के टाइम पे कोई चेंज करना ही करना है। ओके, तो रिव्यू तो वंस इन अ क्वार्टर हो गया, रीबैलेंस कब करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या विकास सर ये भी मान के चलें, इसे कोई नियम होते हैं, कोई सेट रूल्स हैं रीबैलेंसिंग को लेकर जिसे फॉलो करना जरूरी है? सो रूल्स वही होंगे कि आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, आप अपने जो एसेट क्लास की रेशियोज हैं वो क्या रखी हैं, कि आप कितना एक्सपोजर किस एसेट क्लास में लेना चाहते हैं। सो जनरली एक लाइफ साइकिल होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप यंग एज वाले लोगों को एक्यूमुलेशन स्टेज बोलते हैं, उसमें जनरली एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो होता है। तो मे बी 80-90% इक्विटीज एक्सपोजर होगा, हार्डली कुछ
5-10% का डेट या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जस्ट कि कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसको यूज किया जाए। फिर आपका एक मिड स्टेज आ जाती है, जो मिडिल एज जिसको हम बोलते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपका धीरे धीरे पोर्टफोलियो की जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाती है, थोड़ा मॉडरेट की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपका डेट का कंपोनेंट थोड़ा बढ़ जाता है और इक्विटी का भी। तो इसको हम रफली एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। और फिर एक थर्ड स्टेज आ जाती है रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट की एज में जाहिर सी बात है कि कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, यदि उसका इनकम जो है वो पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर वो हो सकता है 70-80% डेट का एक्सपोजर और 20-30% इक्विटीज का एक्सपोजर ले। तो ये जो 3 लाइफ स्टेजेस हमने बताया, इसमें तो आपका रिस्ट्रक्चरिंग और रीबैलेंसिंग तो बहुत ही जरूरी है। और एक ये स्लो एंड ट्रांजिशन जो होती है वो ऐसा ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, बट धीरे धीरे आपको जैसे लगता जाए कि लाइबिलिटीज आ रही है, मिड स्टेज में बच्चों की पढ़ाई आना शुरू हो जाएगी, कॉलेज की फीस होगी, शादी होगी, तो ये सब खर्चे एकदम से आने वाले होते हैं। उससे पहले आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए और रीबैलेंसिंग और रिस्ट्रक्चरिंग करिए उसको। चलिए, तो कुछ ये हो गया। नियम, कुछ तरीके, कुछ समय अवधि जो आपको बताई है विकास जी ने कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ मेरी नामा राशि के सुमित जी मौजूद हैं। सुमित रावत है। तो सुमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर जी। सर मेरा पोर्टफोलियो है एक्चुअली 8 म्यूचुअल फंड का, और इसमें सारे ही हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप है, और एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जी। तो मेरे को ये पूछना था कि टारगेट के लिए ये सफिशिएंट है या कुछ चेंज करना है, या जैसे गोल्ड ETF कुछ ऐड करने के लिए स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है इसमें? आपने 20 साल में 1 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य साधा हुआ है और 25 साल में 4 करोड़ का, राइट? जी। तो सुमित जी 20 साल में 1 करोड़ और अगले 5 साल में 3 करोड़ एडिशनल, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, 25 साल में तो जैसे रिटायरमेंट ही होगा दोनों का। हाँ। तो रिटायरमेंट के बाद 3-4 ज्यादा अमाउंट का नहीं, तो पहले 20 साल में सिर्फ 1 करोड़, दूसरे 5 साल में 3 करोड़, ऐसा क्यों? हाँ, एक नॉर्मल मतलब बच्चों के लिए, शादी वाले के लिए, उस टाइम के लिए 4-5 साल पहले का अमाउंट ये उतना सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो विकास जी वैसे तो इनके दोनों ही जो टारगेट्स हैं वो रीजनेबल है, ऐसा कुछ ऑड नहीं है, लेकिन वो जो एक मजाक मैंने उनसे किया कि 10-20 साल तक आते आते 1 करोड़ और उसके बाद एडिशनल 5 साल में 3 करोड़ रुपए, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी उस समय बढ़ेगी, जो ये मेंशन भी कर रहे हैं। सो हम ये मान के चलते हैं कि 25 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य कैसे साधेंगे, कैसे पूरा होगा? क्या इनका पोर्टफोलियो उसके लिए बिल्कुल सही है? देखिए सुमित जी का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और अगले 5 साल में वो 4 करोड़ मतलब टारगेट ऐसे देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, लेकिन ये होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हमेशा 5 साल में अगर म्यूचुअल फंड 14-15% की रिटर्न दे रहे हैं तो डबल होता है। सो अभी क्या है, गोइंग बाय हिज करंट सिनेरियो, रफली इनका जो SIP ये कर रहे हैं, PPF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को इनका जो 20 साल में रफली 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और 20 लाख रुपए इनका जो PPF का जो पैसा जमा होगा, बिकॉज उसमें वो 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल का एक्सटेंशन लेंगे, रफली 7% के आसपास की रिटर्न इनको मिलेगी। तो 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का कॉर्पस इनका 20 साल में बनेगा। अब उसमें 1 करोड़ यदि ये यूज कर लेते हैं तो रिमेनिंग इनको जो टाइम होराइजन है उसमें इनका जो 1 करोड़ 20 लाख बचेगा, प्लस इनके कुछ 70,000 या 30,000 जो हमने देखा कि लमसम भी है, वो उसको भी जोड़ देंगे, तो 2.25 करोड़ के आसपास इनका कॉर्पस बनेगा जब इनको 25 साल हो जाएंगे। तो इनके टारगेट से तो वो काफी कम है। हाउएवर निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 25 साल का टाइम होराइजन है। आप महज 5,000 रुपए की भी अगर सिप शुरू करते हैं सुमित जी, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। रही बात आपके जो फंड्स की है, तो कैनरा रेबेको जो कंज्यूमर फंड आपने बताया और जो स्मॉल कैप फंड बताया, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उसको बंद करिए। उसकी जगह आप कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। इसको मर्ज कर दीजिए जब आपका 1 साल पूरा हो जाए, एग्जिट फ्री लोन जो यूनिट्स हैं वो हो जाए आपके। और रिटायरमेंट जो फंड है आपका HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, उसके बदले HDFC फोकस 30 करिए। सो इट्स अ बेटर फंड, बिकॉज आपके पास टाइम अवधि है, तो आप एक अच्छा इक्विटी बेस्ड फंड लीजिए रादर देन टेकिंग अ रिटायरमेंट सेविंग्स फंड जिसमें कि काफी सारा डेट भी है और रिटर्न उस हिसाब से नहीं आएगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये 2 माइनर चेंजेस मैं आपको बताऊंगा, बाकी ओवरऑल फंड्स आपके अच्छे हैं। 5,000 की SIP करेंगे तो आपका लगभग टारगेट पूरा हो जाएगा। और जो मैंने कैलकुलेशन किया है सुमित जी, वो 12% पे किया है। हालांकि फंड्स 13, 14, 15% भी रिटर्न देते हैं, बट हमेशा जब भी कैलकुलेशन करनी चाहिए
उस समय थोड़ा सा मुझे लगता है कम रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ करना चाहिए। ओके, तो विकास जी की राय आपने सुनी अभी अभी, और बहुत हद तक सुमित जी आप एक रीजनेबल साइड पे ही सोच कर चल रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है, आप आराम से उसे अचीव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं देहरादून, वहां हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मनोज जी। तो गुप्ता जी आपका सवाल वैसे क्या था? आपने 50 साल में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है और करीब करीब अगले 12 साल में आप 4 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? ओके, तो विकास जी इनके पास ये अगले 50 साल में रिटायरमेंट की इन्होंने प्लानिंग कर रखी है और 12 साल में करीब करीब 4 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाना चाह रहे हैं। प्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू करीब करीब 50 लाख है। SIPs आपको भेजी हुई हैं, क्या इन्हें फेरबदल करनी चाहिए? कितनी SIPs में बढ़त इन्हें करनी चाहिए? क्या करें ये? 4 करोड़ के लिए मनोज जी आपका ना थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट है, बिकॉज 12 साल की अवधि में ही आपको 4 करोड़ चाहिए, और 50 लाख जो आपने अभी इन्वेस्ट किया है, यदि मैं अगेन 12% या 13% की रिटर्न से लूंगा तो रफली ये 2 करोड़ के आसपास आता है। और आपकी जो एग्जिस्टिंग SIPs है 25,000 वाली, वो भी अगर आप करेंगे तो वो कुछ 80 लाख के आसपास कॉर्पस बनता है। तो आपका टारगेट जो है ना लगभग 1.25 करोड़ से शॉर्ट पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको लगभग इस समय मुझे लगता है 30 से 35,000 रुपए की SIP और करनी पड़ेगी, या फिर आप अपनी अवधि जो है वो 50 के बदले 55 साल कर दीजिए, तो शायद आपका टारगेट पूरा हो सकता है। और इसमें कोई ऐसे हताश होने वाली बात नहीं है। 30,000 तो देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन आप हर साल अगर टॉप अप करते रहेंगे, और जब कभी मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जब भी कभी एडिशनल कैश फ्लोज आए तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग SIPs या फंड्स है उसमें आप टॉप अप करते रहिए। फंड साइड की जगह पे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज और फ्रैंकलिन जो प्राइमा है तो इसको मर्ज कर दीजिए, तो फ्रैंकलिन प्राइमा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और DSP स्मॉल कैप की जगह DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आप कर दीजिए। स्मॉल कैप जो है आप SBI के थ्रू जो आपका चल रहा है उसके थ्रू ही आप प्ले करें तो ज्यादा अच्छा है। एक्सिस ग्रोथ फंड और एक्सिस फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो जो ICICI प्रू मल्टी कैप आपने लिया हुआ है आप उसमें SIP करिए और ये फंड उसमें कर दीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स रहेंगे ना तो पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर लीजिए। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स मत रखिए, कंसोलिडेट करिए, और रफली 30,000 का आपको एडिशनल SIP करना पड़ेगा यदि 50 में ही आपको अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है। और यदि 55 तक करना है तो फिर आपको शायद थोड़ा कम SIP 20-25 हजार की SIP और करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो 30,000 के एडिशनल SIP और कुछ फंड्स के अंदर बड़ा बदलाव, ये आपको विकास जी ने एक राय दी है साफ। अलग अलग फंड्स के अंदर से आप निकलकर कुछ फंड्स को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी एज के अंदर कुछ बदलाव करते हैं तो इस SIP के नंबर के अंदर भी कुछ हद तक बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कब उसकी ज़रूरत है और विकास सर आपको बता रहे हैं कितने समय में आपको करना है, क्या उसके नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए बाला साहेब मौजूद हैं। बाला साहेब जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते। नमस्कार सर। सर मुझे अभी आने वाले 15 सालों में 50 लाख का मेरे को टारगेट है। तो मेरे पास अभी जो मेरा पोर्टफोलियो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ उसमें 1,000 है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है उसमें 2,000 है, और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 1,000 है। ओके। हाँ, तो अभी तक का मेरा पोर्टफोलियो 1,30,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट है, 1,60,000 रुपये उसका वैल्यू। ओके, विकास जी साफ इनका एक टारगेट है करीब करीब 15 साल में 50 लाख रुपए का कॉर्पस ये बनाना चाह रहे हैं। SIPs आपको भेजी हुई हैं इन्होंने। हालांकि SIP का क्वांटम और ड्यूरेशन के हिसाब से थोड़ा सा मिसमैच ज़रूर है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? बाला साहब जी आपका जो एग्जिस्टिंग जैसे 1,60,000 है और जो करंट SIP चल रही है, अगर मैं उसको 12-13% CAGR के साथ लेता हूँ तो आपका ये जो अवधि है 15 साल की, इसमें कुछ रफली 35 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट होता है, तो आपको चाहिए 50, तो फिर थोड़ा टारगेट से शॉर्ट होता है। यदि आप 3,000 का SIP जोड़ दें इसके साथ में तो आपका कंफर्टेबली ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो यदि आप थोड़ा इमीडिएटली ना कर सकते हो, जैसे बीच में टॉप अप करते रहिए, या फिर जैसे ही आपका इनकम सोर्स बढ़ता है तो अपने SIPs आप साल दर साल थोड़े बढ़ाते रहिए। बट करंट सिनेरियो में यदि 3,000 रुपए आप ऐड करते हैं तो आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा।
आपके तीनों फंड अच्छे हैं और उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई एडिशनल जब सिप लगाना चाहेंगे तो मे बी आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज एक फंड है, उसमें आप अपना जो नेक्स्ट एसआईपी है वो लगा सकते हैं। लगभग ये 4 से 5 फंड से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका टारगेट कंप्लीट हो सकता है। तो आपके एसआईपीज के नामों में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप जिन फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल सही है। बस थोड़े फेरबदल की ज़रूरत है आपके एसआईपी के क्वांटम में, यानी कि थोड़ा और साइज़ बढ़ाना होगा। और विद टाइम अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे तो ज़्यादा बेहतर, आप पर भी लोड नहीं आएगा और आपका गोल भी ईजिली अचीव हो जाएगा। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ईमेल के जरिए भी हमें सवाल आया है, राजवीर सिंह साहब का सवाल है। इन्होंने असम से सवाल पूछा है। इनकी उम्र 40 साल है और ये 20 साल में करीब करीब 6.5 से लेकर 7 करोड़ का एक कॉर्पस का लक्ष्य रख रहे हैं। प्रेजेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 40 लाख रुपए है। 25,000 रुपए की एसआईपीज है, जिसमें 10,000 की एसआईपी है और बढ़ाना चाहते हैं। तो विकास सर, पहली चीज़ तो इनका सवाल यही था कि 10,000 रुपए की जो एडिशनल एसआईपी करना चाह रहे हैं वो कहाँ पर करें। दूसरा, पोर्टफोलियो का आप इनके रिव्यू करें, क्या पोर्टफोलियो ठीक है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कोई नए नाम या एसआईपी का क्वांटम बढ़ाने की ज़रूरत है इनके गोल के हिसाब से, क्या करें ये? राजवीर जी, मतलब आपका थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, बाकी सब अच्छा है, लेकिन आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड कि इन्होंने बस एक ही फंड हाउस पकड़ रखा है, लाइक एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जितने भी हैं सारे इनके एसआईपीज एसबीआई में चल रहे हैं। एसबीआई इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस है, बट एक थंब रूल या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको दूसरे फंड हाउसेस का भी एक्सपोजर लेना चाहिए। अभी मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड उनका जो टैक्स सेविंग फंड है, एटीसी बेनिफिट आपको चाहिए तो वो तो कंटिन्यू करिए। और एसबीआई स्मॉल कैप एक्सपोजर के तौर पे भी उनका आप कंटिन्यू करिए। उसके अलावा फिर आप क्या करिए, अपने नए फंड ऐड करिए। जैसे मैंने बोला कि आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक बहुत अच्छा फंड है, एचडीएफसी फोकस 30 फंड एक अच्छा फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इज ए वेरी गुड फंड। तो ये 3 से 4 फंड आप ऐड करिए, 2 एसबीआई के कंटिन्यू करिए, बिकॉज आप एक ही फंड हाउस में एक ही फंड मैनेजमेंट स्टाइल में आप करते रहेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसबीआई इज नॉट अ गुड फंड हाउस, बट आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स केवल एक ही फंड हाउस पे जा रही हैं, तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है उसको डिफीट कर रहा है। आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है उसमें आपका 2.5 करोड़ के आसपास कॉर्पस बन सकता है, और जो 40 लाख आपने लमसम इन्वेस्ट किया है ये भी रफली 3 करोड़ 80-85 लाख के आसपास हो जाएगा। सो टारगेट तो आप अचीव कर जाएंगे अपना। और जो ये आपने फंड्स लिए हैं ये अच्छे ही हैं और इनकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छी है जी। लेकिन आप ये नए फंड्स ऐड करिए और टारगेट लगभग आपका अचीव हो जाएगा। और यदि आप और एसआईपीज बढ़ाते हैं तो आपका जो टारगेट है या समय से थोड़ा पहले पूरा हो जाएगा, या अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है वो 6.25-6.5 करोड़ से बढ़ के 7-7.5 करोड़ भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने आज उठाया था उस पर चर्चा करने के लिए, अपना स्पेशलाइज्ड व्यू उस पर रखने के लिए। जाने से पहले आपके सामने विकास सर की तरफ से जो टॉप 4 फंड्स थे वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं और नए निवेश के लिए कुछ एसआईपी तलाश रहे हैं, कुछ फंड्स तलाश रहे हैं, तो विकास सर ने जो फंड हमें रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन पर है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑप्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, जिनको आप तलाश सकते हैं अगर आप नए पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने चाह रहे हैं। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।